सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे उसका आंसर आपको लगाना है, उसके बाद उसका आंसर देखना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटेंशन रह सके इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन हो जाएं, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है इंडेक्सेशन के बारे में। इंडेक्सेशन एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है या फिर वो किससे एसोसिएटेड है। इंडेक्सेशन का बताना है हमें किससे एसोसिएटेड है। तो इंडेक्सेशन बताओ भाई, 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है, तो ये किस लिए यूज़ होता है इंडेक्सेशन। तो याद रखना, इंडेक्सेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग अ प्राइस, ठीक है। एडजस्ट करना किसी प्राइस को, ठीक है। प्राइस को, वेज को, किसी भी चीज़ को, मतलब जब हम एडजस्ट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं। जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो उसको भी बोल देंगे इंडेक्सेशन, ठीक है। तो एडजस्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, ठीक है। तो याद रखना, इंडेक्सेशन एक मेथड है जो किसमें, इन चारों में से किसको मतलब एडजस्ट करने में हेल्प कर सकता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में, ठीक है। प्राइस, वेज, ये चीज़ भी आ सकती है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन दे रखा है तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। तो यही इसमें है, मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करें, ठीक है। समायोजित करने के लिए मेन लिए यूज होता है, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए मेन लिए यूज होता है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है ओशन डीऑक्सीजनेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन। ओशन डीऑक्सीजनेशन के बारे में क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ओशन डीऑक्सीजनेशन, महासागरीय ऑक्सीजनीकरण, ठीक है। इसके बारे में बताना। देखो, ओशन मतलब समुद्र, डी मतलब हटाना, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। देखो, जब ओशन में से हम ऑक्सीजन को हटा देंगे, जब ऑक्सीजन को कम कर देंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। ओशन डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। तो सबसे पहले बोल रहे हैं ओशन डीऑक्सीजनेशन इज द मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन। देखो, ऑक्सीजन मिनिमम जोन लिख रखा है, तो इसमें क्या लिख रखा है, हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, घटाना है, कम करना है ओशन से। ऑक्सीजन मिनिमम जोन को तो हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ऑक्सीजन मिनिमम जोन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम होगी उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन में, ओशन डीऑक्सीजनेशन में उसको बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम जोन इन द वर्ल्ड ओशंस एज कंसिक्वेंस ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ CO2, जिसमें हम एंथ्रोपोजेनिक एमिशन करते हैं CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप विश्व के महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों को कि अधिकतम कमी नहीं, अधिकतम बढ़ोतरी, ठीक है। यहाँ पे कमी नहीं आएगी या बढ़ोतरी आएगी, महासागर डीऑक्सीजनेशन है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेशन के बारे में बताना है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि ऑक्सीजन मिनिमम जोन को हमें कम करना, नहीं, ओशन डीऑक्सीजनेशन में हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन मिनिमम जोन है उसको बढ़ाना है, ठीक है। सेकेंड है द एरिया ऑफ सी वाटर दैट इज डिप्लीटेड ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनॉक्सिक वाटर। आप सभी को पता है कि भाई एनॉक्सिक वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है। एनॉक्सिक वाटर किसको बोलते हैं, जहाँ पे एन मतलब एब्सेंट, ऑक्सिक मतलब ऑक्सीजन, ऐसे वाटर जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं। तो यही लिख रखा है, ऐसे सी वाटर जहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिक वाटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है। समुद्री जल के वे क्षेत्र जिसमें घुली हुई ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है उसको एनॉक्सी जल कहते हैं, बिल्कुल। थर्ड बोल रहे हैं ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वार्मर वाटर। बोल रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो लेस सोल्यूबल होती है वार्मर वाटर में। आप सभी को पता है जब गर्म पानी होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है, ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सभी को पता चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नीचे आंसर देखो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख रही है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो 2 स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, इसमें करेक्ट होगी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, अगर आप समझ के करते तो, ठीक है। तीसरा बोल रहे हैं, कुछ 3 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं मेंटल, एक थिक लेयर है सॉलिड रॉक की जो 2 अपर क्रस्ट और लोअर कोर के बीच में मतलब सैंडविच्ड है। तो आप सभी को पता है बिल्कुल, ये जैसे कि हम दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन अर्थ का, तो नीचे कोर है, बीच में मेंटल है और ऊपर क्रस्ट है, तो बिल्कुल दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, इनके बीच में एक मोटी परत है। सेकेंड बोल रहे हैं मेंटल मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बनाती है। थर्ड बोल रहे हैं रॉक की जो विस्कोसिटी है ट्रांजिशन जोन में
अपर और लोअर मेंटल में वो डिटरमाइन करती है कि प्लेट सिंक करेगी एक दूसरे के नीचे कि नहीं करेगी। बिल्कुल ये विस्कोसिटी डिसाइड करेगी को सिंक करेगी कि नहीं करेगी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है हमारी करेक्ट है। किसके बारे में, मेंटल के बारे में। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आपको दिख ही रही है कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताना है जल जीवन मिशन। हम पहले ही कर चुके हैं जल जीवन मिशन को, ठीक है, जल जीवन मिशन हम कर चुके हैं। बोल रहे हैं जल जीवन मिशन एक इसमें हमें सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन से, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन से बाई 2024 टू ऑल दी हाउस होल्ड। ऑल दी पहले टारगेट था रूरल हाउस होल्ड को कम से कम पहुंचाना है। ठीक है, पहले रूरल का टारगेट है, तो रूरल हाउस होल्ड्स को हमें पहुंचाना है, तो ऑल में रूरल लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हमें कितना वाटर पहुंचाना था, 55 लीटर पर पर्सन, 1 पर्सन 1 डे। ठीक है, 1 डे में 1 पर्सन को 55 लीटर वाटर पहुंचाना है थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं प्रोग्राम इंक्लूड रिचार्ज एंड रीयूज थ्रू ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई इसमें वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा, वाटर ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा और वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। थर्ड बोल रहे हैं ये कम्युनिटी अप्रोच है वाटर की, कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर में पे बेस है और इसमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एज की कंपोनेंट भी यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल ये भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर दिख गया होगा भाई, बिल्कुल ही ये भी वैसा ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, क्योंकि हमें पूछी है करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट तो हमारी केवल 2 स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले वाली स्टेटमेंट में एक थिंग बस गलत दे रखी है हमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से अब तक के आपके सारे ही क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताओ भाई, HIV के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें HIV के बारे में बताना है। ठीक है, HIV के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले हैं जो HIV की ड्रग्स हैं वो सप्रेस कर देती हैं CD4 इम्यून सेल्स को बॉडी में। तो याद रखना जो HIV की ड्रग्स है ना वो जो CD4 सेल्स हैं उनके नंबर को बाउंस बैक कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देती है मेडिसिन, और CD4 जो इम्यून सेल है उनको बढ़ा देती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि उनके नंबर को सप्रेस कर देती है, नहीं सप्रेस नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी गलत होगी। सेकंड बोल रहे हैं इवन व्हेन द वायरल लेवल आर लो, बोल रहे हैं द लाइकलीहुड ऑफ अ पर्सन ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन इज़ वेरी हाई। बोल रहे हैं कि बेशक से जो वायरल लेवल इसके लो हों, लेकिन पर्सन को जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। देखो अगर वायरल लेवल लो होंगे तो जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के चांसेस होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो वायरल लेवल लो तो चांसेस भी कम होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखे कि वायरल लेवल तो लो है लेकिन ट्रांसमिशन के जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर वायरल का स्तर कम होता है तो भाई उसके मतलब जो संक्रमण फैलने की संभावना भी कम होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं इफ लेफ्ट अनट्रीटेड द वायरस डिस्ट्रॉय पर्सन इम्यून सिस्टम एंड दे आर सेड टू बी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को पर्सन के डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल ये वाली बीमारी उसको हो जाती है, कोई भी बीमारी होगी वो ठीक ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें इसमें बतानी है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट कौन सी है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट इसमें क्या है हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। ठीक है, हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें भी। सबसे पहले है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अंडर RBI एक्ट। तो आप सभी को पता है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल वो किसकी है, RBI एक्ट के अंडर दी गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसमें है, किसमें दी गई है, RBI एक्ट में दी गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है हमें। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी का है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना विदाउट वरिंग अबाउट ग्रोथ। नहीं, हमें ग्रोथ के बारे में भी वरी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ग्रोथ के बारे में चिंता नहीं करनी, ग्रोथ की भी चिंता करनी है और साथ में हमें प्राइस स्टेबिलिटी भी रखनी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी बोल रहे हैं कि विकास की चिंता के बिना, नहीं विकास की भी चिंता करनी है। अगर आपको मूल्य स्थिरता चाहिए साथ में हमें विकास की भी चिंता करनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। थर्ड बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ RBI है स्टैट्यूटरी बेसिस। बिल्कुल इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है, RBI एक्ट में इसको मेंशन किया गया था 2016 में। 2016 में अमेंडमेंट किया गया और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन
टारगेटिंग को ऐड किया गया उसमें, किसको, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को उसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दिख रही है कितनी स्टेटमेंट सही है, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो 2 स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एसेट्स के बारे में। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है। बोल रहे हैं कि बैंक के एसेट्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बैंक की संपत्ति का हिस्सा कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो आप सभी को पता है जो रिजर्व्स हैं, जो लोन्स है, ये तो बैंक के एसेट का हिस्सा है, लेकिन डिपॉजिट्स क्या हैं, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मेरे को बताना। ठीक है, लायबिलिटी ये क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, मतलब ये बैंक की लायबिलिटी है, ये संपत्ति नहीं है। तो ये 2 चीज़ हैं हमारी किसमें, संपत्ति में आती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी संपत्ति में आती हैं, लेकिन जो थर्ड है डिपॉजिट्स, जो लोग डिपॉजिट करते हैं वो तो उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करने हैं बैंक को, तो ये बैंक के एसेट नहीं है, ये बैंक की क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर बी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सारे लगभग ठीक होने चाहिए आपके। ये बोले इंडिया में इंटरनल डेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आंतरिक ऋण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बोले लोन्स जो ओपन मार्केट से रेज होते हैं, बिल्कुल ये आते हैं। टी बिल्स जो स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, वो भी भाई इंटरनल डेट में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग जो रुपी सिक्योरिटी है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू की जाती है हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही, वो भी इंटरनल डेट के अंडर आती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये शायद आपको ये चीज़ गलत कर दोगे कि केवल 2 स्टेटमेंट होंगी, पहली नहीं, ये थर्ड भी हमारे इंटरनल डेट में ही आता है। खुले बाजार से ऋण लेना, राज्य सरकार और वाणिज्य बैंकों में जारी किए गए ट्रेजरी बिल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में जारी की गई गैर ब्याज वाली रुपया प्रतिभूति। ठीक है, जो रुपी सिक्योरिटीज़ हैं, जब वो इश्यूज होती हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या होती हैं, वो भी इंटरनल डेट में आती हैं। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसकी क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट तो सारी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इन सही सारे इंटरनल डेट में आती हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रखा है किसके बारे में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पूछा है। सबसे पहले बोल रहे हैं ओपन मार्केट जो ये इसमें भी है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बोल रहे हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कैन बी यूज टू टेम शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन को वो करने के लिए यूज़ हो सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप सभी को पता है, बिल्कुल भाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए में लिए यूज़ होते हैं। आप सभी को पता है आरबीआई इनको इशू करती है। जब मान लो कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो गई है उसको खींचा जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। और जब डिफ्लेशन हो जाता है या मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को बाय कर लेते हैं और मनी को इकोनॉमी में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम, मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थ्रू ये जो बाई एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं ये मैंडेटरली हर एक साल में, मतलब एक साल में एक बार कंडक्ट होते हैं। तो आप सभी को पता है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो डेली बेसिस पे भी मतलब कंडक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में डे टू डे बेसिस पे भी इनका वो होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है कि साल में एक बार होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। थर्ड बोल रहे हैं कोई भी इंटरमीडिएटरी सच एज कमर्शियल बैंक वो इन्वॉल्व नहीं होते ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो आप सभी को पता है आरबीआई जो है वो डायरेक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस को सेल नहीं करता है। आप सभी को पता है कमर्शियल बैंक इंटरमीडिएटरी होते हैं जिनके थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन की सेलिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि ये जो है मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन में कमर्शियल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नहीं, इन्हीं के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन की सेल होती है, डायरेक्टली पब्लिक के साथ ही डील नहीं किया जाता इनमें। ठीक है, तो ये बोले वाणिज्यिक बैंकों का मध्यस्थता इसमें शामिल नहीं है। नहीं, ये इनकी मध्यस्थता बिल्कुल शामिल है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो ये बोल रहे हैं कि हर साल एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो डेली बेसिस पे भी किए जाते हैं। ठीक है, तो और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सभी को दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है। तो केवल इसमें एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। जिसके इकोनॉमी के कंसेप्ट सही होंगे वो ये सारे क्वेश्चन सही मिलेंगे उसके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है किसके ये सारे क्वेश्चन सही मिले हैं। ठीक है, कंसेशनल फाइनेंस। कंसेशनल फाइनेंस क्या होता है, देखो मतलब ऐसा लोन जो हमें कंसेशन पे मिलता है।
ठीक है, लोन मान लो या कोई भी पैसे जो हमें कंसेशन में मिलते हैं या फिर सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं कंसेशनल फाइनेंस। तो सबसे पहले कंसेशनल फाइनेंस इज बिलो मार्केट रेट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलेटरल फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये किसको दिए जाते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं ताकि उनके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट हो सकें। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि कंसेशनल फाइनेंस उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम बिलो मार्केट रेट फाइनेंस होते हैं ये जो डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं, जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको वे देते हैं, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कंसेशनल फाइनेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं कंसेशनल फाइनेंस नहीं हो सकते किस फॉर्म में? ग्रांट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। कंसेशनल फाइनेंस मतलब हमें पैसे मिल रहे हैं, या ग्रांट मतलब बिना इंटरेस्ट के भी दे सकते हो, इक्विटी में भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंसेशनल फाइनेंस में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, नहीं, इसमें ग्रांट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है कि इसमें ग्रांट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती, ये भी इंक्लूड होती है इसमें। थर्ड बोल रहे हैं कंसेशनल फाइनेंस टारगेट हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस। बिल्कुल, जो ग्लोबली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं मेनली उनको ठीक करने के लिए या उनको बनाने के लिए मेनली कंसेशनल फाइनेंस मेनली प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि भाई जो भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण विकास चुनौतियां हैं उनको जवाब देने वाली उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं में मेनली ये पैसा दिया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको दिख रहा है भाई 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें पता नहीं करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको दिख रहा है 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई जो ये फाइनेंस है ये है कंसेशनल फाइनेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी बेसिस पे आज के हमारे जो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके जितना भी स्कोर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका कितना स्कोर रहा है आज का। ठीक है, और डेली बेसिस के साथ इस सीरीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहो। विजन के भी टेस्ट जल्दी जल्दी आ रहे हैं हमारे, तो उनके साथ भी कनेक्ट रहना, उनको भी शेयर करना। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पैच का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय गाइस।